सामाजिक क्रांति के मैं अपने सभी महापुरुषों को सादर अभिनंदन करते हुए, साथियों, मैं तो एक ये पैम्फलेट देख करके यहाँ केवल सुनने के लिए आया था और प्रयास रहता है कि और विशेष रूप से जो है आपने आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा है अपने पैम्फलेट में, मैं उससे आकर्षित होकर इधर आया था। और आने के पीछे मकसद ये था कि हम अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा बाबा साहब का अनुयायी, अग्रणी पंक्ति का ध्वजवाहक मान लेते हैं, लेकिन क्या वास्तव में बाबा साहब और भारत के संविधान पर सही मायने में चर्चा होती भी है, नहीं होती? और नहीं होती है तो उसके लिए रास्ता क्या है? मैं जगह जगह जाता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज भी मुझे बहुत सारी बातें सीखने को यहाँ मिली है। बहुत सारी बातों से मेरी असहमति हो सकती है। उन असहमतियों का जिक्र करने में मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। मैं मुद्दे की बात करूँगा। जो और विषय पर ही अपनी बात रखूँगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि विषय है आपका शासक और शोषित, पूना पैक्ट और भारत का संविधान, आपका ये विषय है। मैं समझता हूँ कि अगर मैं पहले पूना पैक्ट को लूँ शासक और शोषित से पहले, पूना पैक्ट की हमारे समाज के विद्वानों ने अलग अलग व्याख्याएं की हैं। किसी ने उसको गुलामी का प्रतीक बताया है, कोई उसको धिक्कार दिवस के रूप में मनाते हैं कुछ लोग, और पता नहीं क्या क्या उसके बारे में कहते हैं। एक तो पूना पैक्ट के बारे में ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि पूना पैक्ट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी के बीच का समझौता है। आप लोगों में से ईमानदारी से बताओ कि पूना पैक्ट की कॉपी आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखी? बताओ ईमानदारी से। उस पर गांधी के कई हस्ताक्षर हैं? गांधी के कई हस्ताक्षर हैं पूना पैक्ट पे? तो फिर गांधी का और बाबा साहब के अम्बेडकर के बीच का समझौता कैसे हो गया? ये समझौता है अछूतों और हिंदुओं के बीच, अछूतों और विशेष रूप से सवर्ण हिंदुओं के बीच। और इस पूना पैक्ट पर उन सवर्ण हिंदुओं की तरफ से मदन मोहन मालवीय के हस्ताक्षर हैं। तो ये भ्रांति जो है, क्योंकि इससे होता क्या है, अगर हमें अधूरी जानकारी हो, आधी अधूरी जानकारी हो, तो एक समाज में एक हम चित्र बना लेते हैं अपने दिमाग में। हमने चित्र बना लिया, एक बाबा साहब का बना लिया, गांधी का बना लिया। गांधी को हम हमेशा खलनायक की तरह से देखेंगे। उसकी आगे की जो भूमिका है वो हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने चित्र बना लिया गांधी के खलनायक है। समय समय पर समाज में हमेशा बदलाव होते रहते हैं। ये सच है कि बाबा साहब और मिस्टर गांधी की कभी नहीं बनी, लेकिन आपको मैं बता दूं, जिस समय 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में जब गांधी के गोली लगी, तो सबसे पहले बिरला हाउस पहुंचने वालों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे। तो हम जानते हुए भी अगर हम कुछ चीज़ों को छिपाते हैं तो वो एक बौद्धिक बेईमानी है, और बौद्धिक बेईमानी से समाज आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात हमें बतानी पड़ेगी।
कि हमारे महापुरुषों के वैचारिक मतभेद चाहे जिससे रहे हो, लेकिन उनके मन में किसी के प्रति कोई कटुता नहीं थी। लेकिन हमने पूना पैक्ट के माध्यम से क्या किया, हमने 2 चित्र बना दिए, गांधी को खलनायक बना दिया और बाबा साहब को हमने दूसरी पंक्ति में रखा। निसंदेह बाबा साहब उस पंक्ति में बैठने के लायक है, लेकिन हम किसी को भी खलनायक अगर हम बनाएंगे तो हम विभाजन करेंगे समाज का, क्योंकि गांधी की भूमिका आगे चल के बदली है। गांधी की भूमिका जब 6 दिसंबर 1946 को भारत के संविधान का गठन हुआ तो उस समय गांधी की भूमिका बाबा साहब के बारे में बदली है। ये लोगों को जानना जरूरी है। मैं गांधी को कोई महान घोषित नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन इतिहास अगर जानना है तो सही जानना होगा। अब मैं पूरा पैक्ट पे लौट के आता हूँ। ये भ्रांति दूर करना जरूरी मैं अपना करता, मैं समझता था कोई इससे सहमत है नहीं है, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दस्तावेज समाज के सामने मौजूद है, उनको हमें पढ़ना चाहिए और दस्तावेज ओरिजिनल पढ़ने चाहिए। बाबा साहब को हम पढ़ते तो हैं, लेकिन रामेश्वर दयाल ने बाबा साहब के बारे में लिख दिया, उसको पढ़ते हैं। भले बाबा साहब को रामेश्वर दयाल ने पूरा ना पढ़ा हो, अपने मन घड़त बातों से कुछ लिख दिया हो, उसको पढ़ते हैं। पहले बाबा साहब को पढ़ो, तब कोई विचार बनाओ, तभी हम उस मंजिल पर जो हम समाज को देख रहे हैं कि हम दिशाहीन नजर आते हैं, उसका वजह यही है क्योंकि हम आज तक अपना एजेंडा ही फिक्स नहीं कर पाए। ये बड़ी भ्रांति है। अब पूना पैक्ट के विषय में आता हूँ कि पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ, वो सब आप लोग जानते हैं। लेकिन इसके 2 वर्षों के बाद इसकी समीक्षा के लिए बाबा साहब ने एक बैठक बुलाई 29 सितंबर 1934 को, और उस बैठक में बहुत बड़ी मीटिंग थी, लगभग 25-30 हज़ार लोगों की वो मीटिंग रखी बाबा साहब ने, उसकी समीक्षा की कि हम कहाँ पहुँचे हैं। तो मैं उस बात का जिक्र करना चाहता हूँ जो बाबा साहब ने कहा उस 2 वर्षों के बाद, जिसको हम कहते हैं ना कि पूना पैक्ट कलंक है, गुलाम है, ये है, वो है। बाबा साहब ने कहा कि पूना पैक्ट को हमें अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछने के दिवस के रूप में याद करना चाहिए। यानी कि क्या है, पूना पैक्ट है क्या? वो राजनीतिक अधिकारों का दस्तावेज है, संविधान के बनने से पहले का। लेकिन आज भी पूना पैक्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, जबकि हम 26 नवंबर 1949 को हमें अपने देश का अपना संविधान मिल गया। अब आप मुझे ईमानदारी से एक बात बताइए कि पूना पैक्ट को सुपरसीड करता है भारत का संविधान या नहीं करता है? पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ, क्या उसको भारत का संविधान सुपरसीड करता है या नहीं करता है? या पूना पैक्ट का आज डेट में कोई अस्तित्व है? वो पूना पैक्ट कब तक के लिए था? वो तब तक के लिए था जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता, हमारी अपनी कोई व्यवस्था नहीं बन जाती, तब तक पूना पैक्ट की सामयिकता थी, उसकी उपयोगिता थी। लेकिन आज भी पूना पैक्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये सोचने का विषय है, चिंतन का विषय है। हमारे पास 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान हमें मिल गया। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 17 दिसंबर 1946 को बाबा साहब की पहली स्पीच संसद में होती है। संसद यानी कि उस समय की संविधान सभा और संसद एक ही थी। जिसको हम संविधान सभा कहते हैं, वो कभी संसद का काम करती थी और कभी कभी संविधान का काम करती थी, संविधान सभा का काम करती थी। लेकिन उसका पर्पज जो था वो केवल मात्र संविधान बनाने तक ही सीमित था और एक अस्थायी संसद वो थी। तो 17 दिसंबर 1946 को जब बाबा साहब का स्पीच होता है, तो बाबा साहब ने अपने भाषण में कहते हैं, मैं 2 ही तिथियों का जिक्र करूँगा, कोई विषय लंबा हो जाएगा, 17 दिसंबर का और 25 नवंबर 1949 का। 17 दिसंबर को बाबा साहब कहते हैं कि जब मैं संविधान सभा में आया था और अभी 11 ही दिन हुए, तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरा बोलने का नंबर इतनी जल्दी आ जाएगा। मैं समझता था कि मेरे से वरिष्ठ
और लोग हैं, 15-16 लोग हैं, उनके बाद शायद मेरा नंबर आएगा। और मुझे आश्चर्य हुआ कि आपने मुझे अचानक बुला लिया, जिसकी मैं कोई तैयारी करके नहीं आया था। ये बाबा साहब की स्पीच है। बाबा साहब की स्पीच में एक बारकी की बात कहते हैं। बाबा साहब 17 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की स्पीच में कहते हैं कि आज तक हम रणभूमि में अलग अलग तंबू लगाए हुए छावनियों के नेता थे। संविधान सभा को संबोधित कर रहे हैं। आज तक हम रणभूमि में अलग अलग तंबू लगाए हुए छावनियों के नेता थे और मैं भी ऐसे ही एक तंबू का नेता था। कब तक? 6 दिसंबर 1946 से पहले मैं भी एक छावनी का नेता था। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस उद्देश्य को संविधान सभा बनी है, जिस उद्देश्य को लेकर के संविधान सभा बनी है, मुझे पूरा विश्वास है कि अपने उद्देश्य तक पहुंचेगी। और आने वाले समय में संविधान बनने के बाद अगर उस पर अमल होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत भारत को एक होने से नहीं रोक सकती। ये बाबा साहब की स्पीच है 17 दिसंबर 1946 की। अब मैं आता हूँ 25 नवंबर 1949 की जो स्पीच है, लास्ट स्पीच है बाबा साहब की। उसमें बाबा साहब कहते हैं कि आज तक हम दूसरे लोगों को दोष देते आए हैं। मेरे साथ उसने ये किया, मेरे साथ उसने ये किया, मेरा इतना शोषण हुआ, मुझे ये कहा गया, वो कहा गया। लेकिन कल से यानी कि 26 नवंबर 1949 से कल से हमारे पास कोई बहाना नहीं होगा। 98% करते हैं और अपनी यानी कि भारत के संविधान की चर्चा 2% भी नहीं करते, जो लोगों के बीच में जानी चाहिए थी। 70-72 साल में जो हुआ है उसका परिणाम हमारे सामने है। क्या चाहते थे बाबा साहब भारत के संविधान के माध्यम से? इस पर मैं आऊँगा। आपका जो पहला विषय है उस पर 2 शब्द कहना चाहूँगा। उस पर मुझे बोलना नहीं है, आपने विषय दिया है इसलिए उसको टच करना जरूरी है। शासक और शोषित है ना, पहला शब्द यही है। अब मैं भारत के संविधान से आपको मुखातिब होते हुए कहता हूँ कि भारत के संविधान ने आपको, हमको, इस देश के हर एक नागरिक को शासक बनाया है। आपको मत का अधिकार देकर, वो वाला शासक नहीं, राजशाही वाला नहीं, आपको मत का समान अधिकार देकर आपको इस देश का शासक बनाया है। आज की डेट में 26 नवंबर 1949 के बाद इस देश में कोई शोषित नहीं है। अगर कोई है तो अपने नकारापन की वजह से है। संविधान ने तो आपको शासक बनाया है। शासक की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। आपके पास वोटर आईडी कार्ड होगा सबके। क्या लिखा उसमें लिखा है मैं कुछ आईडी कार्ड पे लिखा होगा उसमें। क्या उस पर लिखा है कि मतदाता लिखा है उसमें, मतदाता पहचान पत्र? अंग्रेजी में उस पर लिखा है इलेक्टर कार्ड लिखा है उस पर। इलेक्टर का जो अर्थ होता है वो होता है निर्वाचक। आप अपने जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित करते हैं तो वो जनप्रतिनिधि आपके इशारे पर काम करना चाहिए। अगर वो गलत करता है तो आपको उस पर 5 वर्ष और रोजाना उसमें निगरानी आपको रखनी है। ये शासक की भूमिका है। जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या है? निर्वाचक की क्या है? वो नौकर है एक तरह से। तो नौकर को आप खुला छोड़ दोगे तो बेईमानी नहीं करेगा क्या? तो शासक अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है तो दोष किसको दे रहे हैं? शोषित तो किस? भारत के संविधान के अंदर तो कोई शोषित नहीं है, सब शासक बनाया है। हर एक नागरिक को भारत के संविधान ने बाबा साहब की आइडियोलॉजी के तहत शासक बनाया। उस विषय पर तो मुझे इतना ही बोलना था। अब भारत के संविधान के संदर्भ में हम ये कहना चाहते हैं, और इससे हम बाबा साहब को अलग नहीं कर सकते, इसलिए
जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत का संविधान और कुछ नहीं, संसदीय लोकतंत्र का लिखित दस्तावेज है। भारत का संविधान क्या है? मात्र लोकतंत्र नहीं है हमारा जो गणतंत्र है, हमारा जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है वो मात्र लोकतंत्र नहीं है। वह कौन सी व्यवस्था है? गणतंत्र की व्यवस्था है। हमने गणतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। बहुत से लोगों ने बाबा साहब पर ये चाल लगाया कि इन्होंने ये व्यवस्था वहाँ से ले ली, इंग्लैंड से ले ली, वहाँ से ले ली, फ्रांस से ले ली। बाबा साहब ने इसका उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है कि भारत नहीं जानता, कि भारत गणतंत्र सभ्यता को नहीं जानता। भारत की गणतंत्र सभ्यता बहुत प्राचीन है और उसमें वो दो उदाहरण देते हैं विशेष रूप से। उसमें वो उदाहरण देते हैं, एक तो मल्लों का गणराज्य कुशीनगर, जिसको आजकल हम कुशीनगर कहते हैं, और दूसरा लिच्छवी गणराज्य का बाबा साहब उदाहरण देते हैं। जो मल्लों का कुशीनगर है उसको बाबा साहब ने सर्वोत्तम उदाहरणों में से रखा है, और वो सर्वोत्तम उदाहरणों में से इसलिए रखा है कि जिस समय तथागत महापरिनिर्वाण को प्राप्त होने जा रहे थे, यानी कि मृत्यु शैया पर थे, तो उस समय मल्लों की संसद चल रही थी। मल्लों की संसद चल रही थी तो उनके पास एक संदेश आ जाता है कि इस तरह से जो तथागत हैं वो अपना शरीर जो है वो कभी भी छोड़ सकते हैं, तो हमें वहाँ जिस बुलावे वाले ने इस आशय का अनुरोध किया था कि हमें आप संसद के लोगों को वहाँ पहुँचना चाहिए। लेकिन संसद एक अभूतपूर्व फैसला करती है, और इसी बात का जिक्र बाबा साहब ने किया। संसद ने, मल्लों की संसद ने एक अभूतपूर्व फैसला किया कि जिस गंभीर मुद्दे पर, जिस गंभीर एजेंडे पर हम बात कर रहे हैं, इस सत्र के समापन के बाद हम उधर जाएंगे। तो उनकी नज़र में कौन सर्वोच्च था? उनकी नज़र में तथागत बुद्ध उस समय सर्वोच्च नहीं थे, बल्कि जिस उद्देश्य के प्रति संसद वहाँ बैठी थी वो उद्देश्य उनकी नज़र में महान था। इसलिए बाबा साहब ने कुशीनगर का